नक्श ने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी टीम बनाएगा और उसने वो टीम उस मैदान में उतार भी दी थी। उन खूंखार शेरों की टीम जो विराट राठी की टीम से भिड़ने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुकी थी। जानेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा आगे। दोस्तों, एपिसोड नंबर 14 द अंडर कवर मिलेनियर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऐसे ही वो दिन और आ गया जब टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दूधिया फ्लाइट लाइट्स की रोशनी में मैदान नहाया हुआ था। वीआईपी बॉक्स में बिल्कुल बीचों बीच बारंग रियासत के महामहिम राजा साहब अपनी शाही कुर्सी पर अपनी महारानी के साथ बैठे थे, जिनके 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दांव पर लगी थी। लेकिन इस मैदान में एक ऐसी भी जंग लड़ी जा रही थी जिसकी कीमत 1500 करोड़ से करोड़ों गुना ज्यादा थी। पल्लवी की रूह। टूर्नामेंट का यह सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक नॉकआउट मैच था। एक तरफ विराट राठी की हैदराबाद वॉरियर्स, इस टीम में दुनिया भर से करोड़ रुपए देकर खरीदे गए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के स्टार खिलाड़ी थे। उनके महंगे किट्स, उनका एटीट्यूड और उनका चेहरा, उनका गुस्सा और गुरूर साफ बता रहा था कि वो इस मैच को एक तरफा जीतने वाले हैं। विराट राठी खुद वीआईपी बॉक्स के शीशे के पास खड़ा अपनी टीम को चीयर कर रहा था। उसके चेहरे पर वो शातिर और घमंडी मुस्कान थी, जैसे जीत उसके बाप की जागीर हो। दूसरी तरफ डगआउट से बाहर निकल रही थी नक्श शाह की टीम डेक्कन ग्लैडिएटर्स। स्टेडियम से बैठे लोग हैरान रह गए। ये कैसे खिलाड़ी थी जिनके पास कोई इंटरनेशनल स्टार नहीं था। ये वो 15 लड़के थे जिन्हें नक्श ने हैदराबाद की धूल भरी गली, ढाबा और आउटो स्टैंड से उठाया था। लेकिन इन लड़कों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। इनकी आंखों में वो भूख थी, वो आग थी जो सिर्फ एक गरीब और ठुकराए हुए इंसान के सीने में जल सकती है। नक्श शाह बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास काले रंग की थ्री पीस सूट पहने एक साइलेंट किलर की तरह हाथ बांधे खड़ा था। वहीं निशा डगआउट में टीम मैनेजर की तरह कांपते हुए हाथों में स्कोरबोर्ड देख रही थी। मैच शुरू हुआ। विराट राठी की टीम ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विराट ने इंटरनेशनल ओपनर्स पूरे गुरूर के साथ मैदान पर उतरे। उन्हें लगा कि वो इन गली के लड़कों की गेंदों को स्टेडियम से बाहर फेंक देंगे। लेकिन नक्श ने गेंद थमाई, अपने सबसे खूंखार हथियार को। समीर, वही 19 साल का लड़का जो कुछ दिन पहले एक ढाबे पर बर्तन धो रहा था। समीर ने रन अप लिया। उसकी आंखों में नक्श भाई का वो डायलॉग गूंज रहा था। विराट राठी तुम्हें कीड़े समझता है, तुम्हें शेरों की तरह दहाड़ना है। समीर के हाथ से गेंद जैसे निकली, कोई मिसाइल छूट गई हो। क्या स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। स्पीड गन की स्पीड आई और 152 किलोमीटर प्रति घंटा। विराट राठी का वो करोड़ों का इंटरनेशनल बैट्समैन गेंद को देख भी नहीं पाया और उसके मिडल स्टंप से दो टुकड़े होकर हवा में उड़ गए। लेकिन ये सब देखकर नक्श के चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। उसने सिर्फ अपनी आंखों से उस बिखरे हुए स्टंप को देखा। वहीं विराट राठी के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। विराट ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, ये क्या था। इसके बाद जो मैदान पर हुआ वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला कत्लेआम था। लक्ष्य उन अंडरडॉग्स ने विराट के महंगे खिलाड़ियों की वो धज्जियां उड़ाई कि पूरा स्टेडियम खौफ से कांप उठा। विराट की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बड़े बड़े बैट्समैन दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। और जब डेक्कन ग्लैडिएटर्स की बैटिंग आई तो ऑटो ड्राइवर के बेटे रवि ने विराट के सबसे महंगे इंटरनेशनल बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। गेंद बार बार स्टैंड्स में जा रही थी। हर बार एक छक्का विराट राठी के मुंह पर ऐसा तमाचा लग रहा था जैसे पूरा हैदराबाद को सुनाई दे रहा था। लक्ष्य गली की लड़कों वाली टीम विराट राठी की करोड़ों की इंटरनेशनल टीम के प्रखचे उड़ा दिए। मैच एक तरफा और बेहद बेइज्जती के साथ खत्म हुआ। नक्श ने वो 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि विराट का वो झूठा गरूर और उसकी सल्तनत पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिला दी थी। अब वीआईपी बॉक्स के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। विराट राठी का चेहरा गुस्से, अपमान और हार की वजह से काला पड़ चुका था। वो अपने बाल नोच रहा था। मीडिया के सामने उसकी जो बेइज्जती हुई उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बारंग के राजा साहब भी अब नक्श शाह की टीम की तरफ तालियां बजा रहे थे। लेकिन इस वीआईपी बॉक्स में एक ऐसा इंसान था जिसका दिल विराट की इस हार पर खून के आंसू रो रहा था। देविका के लिए विराट कोई घमंडी या शातिर इंसान बिल्कुल नहीं था। देविका के उस हैक हो चुके खाली दिमाग के हिसाब से विराट वो परफेक्ट इंसान था जो उसे भीड़ से बचाता है,
जो उसे मिट्टी की खुशबू और भुट्टे ला कर देता है, जिसने आग में अपना हाथ जलाकर उसकी जान बचाई। जब देविका ने विराट को इस तरह टूटते और हारते हुए देखा, तो उसके दिल में विराट के लिए एक बहुत ही गहरी सहानुभूति और प्यार जाग गया। उसने दूर खड़े नक्श की तरफ देखा। नक्श बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसने किसी जानवर का शिकार किया हो। उसको देखते ही देविका ने बहुत ही नफरत भरी नजरों से नक्श को घूरते हुए मन ही मन सोचा, ये नक्शा कितना क्रूर और पत्थर दिल इंसान है। पहले इसने एक साइको की तरह मेरा पीछा किया, फिर मुझे डराया, और अब इसने अपने पैसे और चालबाजी के दम पर मेरे विराट को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। विराट ने इस टूर्नामेंट में अपनी पूरी जान लगा दी थी। नक्शा सिर्फ दूसरों का दर्द देना चाहता है। देविका विराट के उस छोटे इल्यूजन्स में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे असली हैवान और एक विक्टिम लग रहा था, उसका असली रक्षक एक खूंखार विलन। देविका तुरंत दौड़कर विराट के पास गई। उसने विराट के कंधे पर हाथ रखा। देविका ने बहुत ही प्यार और फिक्र से कहा, विराट, प्लीज खुद को संभालो। ये सिर्फ एक गेम था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नक्शा जीत गया है। मेरे लिए तुम हमेशा बेस्ट रहोगे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। उसकी यह बात सुनकर विराट की आंखों में उसने देखा, और उसके अंदर का शातिर साइकोपैथ तुरंत जाग गया। उसे समझ आ गया कि हारने के बाद भी देविका की सहानुभूति उसी के साथ है। विराट ने अपने चेहरे पर बहुत ही बेबसी, दुख का नाटक लाकर देविका को गले लगा लिया। विराट ने झूठे आंसू बहाकर कहा, मैं हार गया देविका। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं, लेकिन उस नक्श ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। तभी देविका ने विराट के पेट को सहलाकर पूरी मजबूती से कहा, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा विराट। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस नक्श शाह को मैं कभी अपनी जिंदगी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। वहीं नक्श ने जब दूर से नजारा देखा, उसकी पल्लवी उस डायरी चोर को गले लगाकर उसे तसल्ली दे रही है। नक्श ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन में कहा, अभी रात बाकी है पल्लवी। बहुत जल्द तेरा यह झूठ का महल टूटने वाला है। इसके बाद मैच खत्म होने के बाद विराट राठी गुस्से में पागल हो रहा था। उसे मीडिया का सामना नहीं करना था। वो देविका को तुरंत लेकर स्टेडियम से सबसे महंगे और वीआईपी लॉन्ज के प्राइवेट ड्रेसिंग रूम में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही विराट का वो झूठा बेचारे वाला नाटक खत्म हो गया। उसका असली जानवर बाहर आ गया। विराट ने कमरे में रखी कांच की टेबल पर जोरदार लात मारी। टेबल टूटकर बिखर गई। उसका ये रूप देखकर देविका डर कर पीछे हट गई। उसने विराट का यह हिंसक रूप पहली बार देखा था। उसने विराट को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, विराट क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। देविका सच में बहुत घबरा गई थी। तभी आगे से विराट ने पागलों की तरह चिल्ला कर कहा, कैसे शांत हो जाऊं देविका। उस दो कौड़ी के फटीचर ने शरेआम मेरी औकात मुझे दुखा दी। 1500 करोड़ की डील मेरे हाथों से निकल गई। मैं उस नक्श शाह को जान से मार दूंगा। मैं उसे जिंदा जला दूंगा। विराट गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसे इस बात की रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि देविका के सामने उस आदर्श प्रेमी वाले मुखौटे को वो उतार चुका है। वहीं उसका यह रूप देखकर देविका बुरी तरह से सहम गई थी। उसे भीड़ और तेज आवाजों से बहुत डर लगता था, और आज विराट खुद उसके सामने एक भयानक शोर और खौफ पैदा कर रहा था। तब विराट का फोन बजा। विराट ने फोन देखा। वो किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का कॉल था। विराट ने अपना बहुत ही खास और कस्टमाइज लेदर का बैग सोफे पर पटका और अपनी जैकेट उतार कर वहीं फेंक कर कहा, डैम इट। उसने देविका की तरफ देखकर कहा, मैं अभी आता हूं, मुझे एक जरूरी कॉल लेनी है, तुम यहीं रुको। ये कहकर विराट गुस्से से बुनबुनाता हुआ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बाहर से हल्का सटा लिया। कमरे में अब सिर्फ देविका अकेली थी। वो डरी हुई थी। उसे विराट का ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका दिल घबरा रहा था। देविका सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ गलती से विराट के उस खुले हुए लेदर बैग से टकरा गया। बैग हल्का सा खिसका। उसके अंदर का कुछ सामान बाहर सोफे पर गिर गया। उसमें विराट की कुछ फाइल्स, एक परफ्यूम की बोतल और एक बहुत ही पुरानी लेदर बाइंडिंग वाली एक छोटी सी डायरी थी। देविका की नजर उस डायरी पर पड़ गई, और उसको देखते ही देविका ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, विराट के पास इतनी पुरानी और फटी हुई डायरी। विराट जैसी ब्रांडेड और महंगी चीजें इस्तेमाल करने वाले इंसान के बैग में
इतनी खस्ता हालात डायरी होना बहुत अजीब बात थी। देविका के दिल में अचानक एक बहुत ही तेज अनकही सी हलचल शुरू हो गई। जैसे उसने उस डायरी को देखा, उसके सीने में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसके हाथ अनजाने में किसी अदृश्य चुंबक की तरह उस डायरी की तरफ बढ़ने लगे। देविका ने कांपते हुए हाथों से उस डायरी को उठा लिया, और जैसे उसने उस डायरी के लेदर कवर को छुआ, उसकी अंगुलियों में एक करंट सा दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसने इस डायरी को पहले भी हजारों बार छुआ है। देविका ने उस डायरी को अपने चेहरे के करीब किया। उस डायरी में से कोई महंगे परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी। उसमें से पन्नों की एक बहुत ही पुरानी महक और बारिश की मिट्टी की वो सौंधी खुशबू आ रही थी। बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसे विराट के पास से आती थी। बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसे उस दिन नक्श के लाए हुए उस भुट्टे से आ रही थी। ये देखकर देविका का सांस लेना भारी हो गया। उसका दिमाग किसी बंद तिजोरी की तरह था, जिसके ताले पर अब हथौड़े बजने लगे थे। उसने बहुत ही डरते डरते कांपती हुई उंगलियों से उस डायरी का पहला पन्ना पलटा। पन्ना पलटते ही देविका की आंखें फटे की फटी रह गई। उसके गले में एक बहुत ही खौफनाक घुटती हुई सिसकी निकली। हे भगवान! डायरी के उस पहले पन्ने पर एक पुरानी सी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर में बारिश हो रही थी। एक पुरानी सी छत थी और छत पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के गले लगे हुए दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी हंस रहे थे। वो लड़का कोई और नहीं, नक्श शाह था। वही फटे हाल कपड़े, वही दाढ़ी और वही आंखें। नक्श की बाहों में जो लड़की थी। देविका ने उस तस्वीर को बिल्कुल अपनी आंखों के करीब कर लिया। उसके हाथों में डायरी इतनी जोर से कांपने लगी, पन्ने फड़फड़ाने लगे। वो लड़की कोई हम शक्ल नहीं थी, वो खुद देविका थी। देविका के दिमाग के उस बंद दरवाजे में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी। उसने कांप कर कहा, ये मैं हूँ। मैं नक्श के साथ इतने फटे पुराने कपड़ों में इस बारिश में क्या कर रही हूँ? ये तस्वीर तो सालों पुरानी लग रही है। लेकिन मैं तो कपूर मेंशन में बड़ी हुई हूँ ना। मैं तो देविका कपूर हूँ। फिर मैं इस लड़की के साथ। सवालों का खौफनाक बवंडर दिमाग में उसके फटने लगा। उसके सिर में एक बहुत तेज सुई चुभने वाला दर्द उठा। उसने अपना सिर एक हाथ से पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजर उस तस्वीर से नहीं हटी। तभी उसकी नजर तस्वीर के ठीक नीचे लिखी हुई हैंडराइटिंग पर पड़ी। वो लिखावट किसी और की ही नहीं, खुद देविका की थी। देविका ने अपने ही हाथों से लिखे गए उन लफ्जों को कांपते हुए होठों से पढ़ना शुरू किया। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, जब मेरे नक्श ने मुझे इस बारिश में अपना बना लिया। मैं तेरी हूं नक्श, हमेशा के लिए तेरी पल्लवी, तेरी पल्लवी। ये दो शब्द पल्लवी के दिमाग में एक एटम बम की तरह फट गए। देविका ने उस नाम को अपने मुंह से बोला, पल्लवी, पल्लवी नक्श, पल्लवी नक्श की पल्लवी। तभी देविका ने डायरी के कुछ और पन्ने पागलों की तरह पलट दिए। मुझे तेज आवाजों और बहुत भीड़ से डर लगता है। जब भी मैं डरती हूँ तो नक्श मेरे हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है। मुझे महंगे खाने से नफरत है। अगर कोई मुझे सड़क के किनारे कोयले के सिका हुआ और नींबू और नमक वाला भुट्टा खिला दे। मुझे बारिश के बाद मिट्टी की ओर सौंधी खुशबू पसंद है। हर एक पन्ना, हर एक लाइन चीख चीख कर देविका के मुंह पर सच्चाई के तमाचे मार रही थी। देविका के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी फुसफुसाहट निकली। विराट! अब उसे समझ आ रहा था कि भीड़ से वो बाहर निकला था। विराट उसके लिए बारिश की खुशबू वाला परफ्यूम लगाकर आया था। विराट उसके लिए वो नींबू वाला भूटा लेकर आया था। देविका का पूरा शरीर गुस्से, खौफ और धोखे के एहसास से कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, ये सब ये सब विराट की पसंद नहीं थी। ये सब तो मेरी अपनी आदतें हैं। ये सब तो मैंने इस डायरी में नक्श के लिए लिखा था। विराट राठी ने उस साइकोपैथ ने ये डायरी चुराई। उसने मेरी ही डायरी पढ़कर मेरे दिमाग के साथ एक घटिया और गंदा खेल खेला। उसने नक्श की जगह लेने की कोशिश की। देविका को वो पल याद आ गया, जब नक्श उस दिन 7 स्टार होटल के बाहर बारिश में भीगता हुआ हाथ जोड़कर उसके सामने रो रहा था। नक्श के वो रोते हुए अल्फाज अब देविका के कानों में गूंजने लगे थे। उस विराट राठी ने मेरी डायरी चुराई पल्लवी। वो डायरी पढ़कर वो तुम्हारी आदतें कॉपी कर रहा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सब समझ में आते ही देविका फूट फूट कर रोने लगी। उसके सिसकते हुए उसने खुद से कहा, नक्श सच बोल रहा था। वो कोई साइको नहीं, साइको तो ये विराट राठी है। नक्श तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था।
और मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैंने उसे जेल भेजने की धमकी दी। उस डायरी ने, उन शब्दों ने और उस तस्वीर ने देविका के दिमाग में उस रेट्रोग्रेड एमनेसियस के लोहे के दरवाजों को हथौड़े मारकर तोड़ दिया। मेडिकल साइंस का वो टेलीस्कोप अब टूट चुका था। अचानक देविका के सिर में एक ऐसा भयानक दर्द उठा जैसे किसी ने उसके सिर में गोली मार दी हो। वो सोफे से नीचे कालीन पर गिर पड़ी। डायरी उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक खौफनाक और खूबसूरत यादों का एक ऐसा भयंकर सैलाब आना शुरू हो गया जिसने देविका कपूर के वजूद को हमेशा के लिए मिटा दिया। दिल्ली की वो संकरी सिगरी, नक्श का वो फटीचर साइकिल, वो आधा खाया हुआ सैंडविच जो उसने नक्श के साथ बांटा था, कॉलेज का वो ऑडिटोरियम, सुहानी का वो क्रूर चेहरा, वो जहर वाला पानी, पेट में उठता हुआ जानलेवा दर्द, फवारे का वो ठंडा पानी, वो सफेद खूंखार बिल्ली उसे नोच रही थी, और फिर खौफनाक होटल का कमरा, फरहान की वो काली आंखें, वो चौथी मंजिल की मुंडेर, वो तेज हवा का झोंका, और नीचे मौत की तरफ गिरना। आह! पल्लवी ने अपना सिर पकड़कर बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो दर्द और वो मौत का खौफ, वो फवारे का पानी, उसे सब कुछ एक सेकंड में याद आ गया। उसे याद आ गया कि वो कोई देविका कपूर नहीं। उसे याद आ गया कि वो कपूर मैंशन उसका घर नहीं, बल्कि वो डेढ़ उम्र के कपल ने उसे सड़क के उठाकर उस मैंशन में एक गुड़िया की तरह रख दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी, नक्श की पल्लवी। पल्लवी फर्श पर पड़ी हाँफ रही थी। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। उसने उस डायरी को चूम लिया और अब पल्लवी बिलख बिलख कर रोने लगी थी। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दे नक्श, मुझे माफ कर दे मेरे प्यार। मैं तू मेरे लिए दर दर भटका, तूने मेरे लिए आग में छलांग लगा दी, तूने मेरे लिए अपनी दौलत, अपना रुतबा सब छोड़ दिया, और मैंने मैंने तुझे ही धक्के मार कर निकाल दिया। मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैंने उस डहरी चोर हैवान को अपना भगवान मान लिया था। मुझे माफ कर दे नक्श। पल्लवी को नक्श की वो बेबसी, उसका वो रोना, उसकी वो सूजी हुई आंख यादें आने लगी थी। उसका दिल नक्श से मिलने के लिए उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए तड़प उठा। तभी कमरे के दरवाजे के हैंडल की आवाज आई। विराट राठी अपना फोन कॉल खत्म करके वापस कमरे में आ रहा था। उसको देखते ही पल्लवी के अंदर का वो मासूम सा रोना एक सेकंड में बंद हो गया। अब वो डरी हुई यादाश्त खो चुकी, भीड़ से घबराने वाली देविका नहीं, अब वो पल्लवी थी, जिसे जिंदगी ने इतनी ठोकरें मारी थी कि वो मौत से भी भिड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो शाह एम्पायर के उस खूंखार बादशाह की असली रानी थी। पल्लवी झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने डायरी को अपने पीछे छुपा लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों में अब विराट राठी के लिए कोई प्यार, कोई सहानुभूति और कोई डर नहीं था। अब वहां सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। तभी दरवाजा खुला और विराट अंदर आया। विराट के चेहरे पर अभी भी हार और गुस्सा था, लेकिन उसने पल्लवी को देखकर फिर से वही झूठा और मीठा सा नाटक शुरू कर दिया। विराट ने पल्लवी के करीब आकर कहा, आई एम सॉरी देविका, वो एक बहुत जरूरी कॉल थी। तुम रो रही हो, क्या हुआ मेरी जान? उस नक्श की जीत तुम्हें परेशान कर रही है ना? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे। लेकिन इससे पहले कि विराट अपना वाक्य पूरा कर पाता, पल्लवी ने अपनी पूरी ताकत से हवा में हाथ घुमाया और विराट राठी के मुंह पर एक ऐसा जोरदार कान फाड़ देने वाला थप्पड़ मारा कि विराट का सिर पूरी तरह से घूम गया। थप्पड़ की गूंज उस बड़े से वीआईपी लाउंज में किसी बम की तरह गूंज गई। विराट लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसका गाल लाल हो चुका था। वो हैरान फटी हुई आंखों से पल्लवी को देख रहा था। विराट ने अपना गाल पकड़कर सदमे से कहा, देविका, तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो गई हो? तभी पल्लवी ने अपने पीछे छुपी हुई डायरी निकाली और उसे पूरी ताकत से विराट के सीने पर दे मारा। डायरी विराट से टकराकर जमीन पर गिर गई। विराट ने जैसे उस डायरी को देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका वो सारा साइकोपैथ वाला गुरूर, वो सारा इल्यूजन एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका खौफनाक राज पकड़ा जा चुका है। तभी पल्लवी एक शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, मैं देविका नहीं हूं, तो घटिया और नीच इंसान है। मैं पल्लवी हूँ, नक्श शाह की पल्लवी शर्मा। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो नक्श की मोहब्बत से आती थी। उसकी ये बात सुनकर विराट का चेहरा पीला पड़ गया।
तभी पल्लवी ने विराट के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में नफरत को देखकर कहा, तूने मेरी डायरी चुराई। तूने मेरे बीमार और खाली दिमाग का फायदा उठाया। तूने मेरी आदतें, मेरी खुशबू, मेरे नक्श का प्यार चुराकर मुझे धोखा दिया। तू एक साइकोपैथ है विराट राठी। तू एक हैवान है। उसकी बात सुनकर विराट घबरा गया। उसका पूरा खेल पलट चुका था। पल्लवी की याददाश्त वापस आ चुकी थी। हालांकि विराट का होठ तो पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी विराट ने हकला कर पल्लवी का हाथ पकड़ने की कोशिश करके कहा, पल्लवी मेरी बात सुनो। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और वो नक्श, वो फटीचर है, और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन तभी आगे से पल्लवी ने बहुत ही घृणा से उसका हाथ झटक कर कहा, डोंट टच मी। तेरे जैसी गंदगी को तो मैं अपने जूते की नोक पर भी न रखूं। तो नक्श के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसने मेरे लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ी है, और तूने सिर्फ चोरी की है। पल्लवी तेजी से मुड़ी और उस कमरे के दरवाजे की तरफ भागने लगी। उसे सिर्फ एक इंसान के पास जाना था, अपने नक्श के पास। लेकिन विराट राठी एक ऐसा हैवान था जो आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसका गुरूर और उसका पागलपन अब सारी हदें पार कर चुका था। अगर वह पल्लवी को अपनी मीठी बातों से नहीं पा सकता, तो उसे अब ताकत से रोकना चाहता था। विराट ने पागलों की तरह चीख कर कहा, तो कहीं नहीं जा सकती पल्लवी। और दौड़कर पल्लवी के बाल पीछे से पकड़ लिए उसे बहुत ही बेदर्दी से कमरे में वापस खींच लिया, जिससे पल्लवी दर्द से चीख कर बोली, ओह मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन तभी विराट ने पल्लवी को धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया। विराट की आंखों में अब एक हैवानियत नाच रही थी। उसने लालच भरी आंखों से देखकर बोला, तू मेरी है पल्लवी, सिर्फ मेरी। अगर तुम उस नक्श के पास गई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं तुझे यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। पल्लवी सोफे पर गिर गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था। उसे पता था कि उसका नक्श इसी स्टेडियम में है। पल्लवी ने मन ही मन अपने नक्श को पुकार कर कहा, आ जाओ नक्श, तेरी पल्लवी लौट आई है। अब इस हैवान को इसकी असली औकात दिखा दो। और वहीं पल्लवी इस खामोश पुकार को सुनने के बाद नक्श शाह को किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं थी। मोहब्बत का वो रडार जो नक्श के सीने में धड़कता था, उसने खतरे को भांप लिया। बाहर स्टेडियम में 1500 करोड़ की ट्रॉफी ड्रैगन ग्लेडिएटर्स के कप्तान के हाथों में थी, लेकिन नक्श शाह वहां नहीं था। उसकी चील जैसी नजरें बहुत ही पहले विराट राठी को वीआईपी लाउंज की तरफ जाते हुए देख चुकी थी। जब नक्श ने देखा कि पल्लवी भी उसी तरफ गई है और काफी देर से बाहर नहीं आई, तो नक्श के अंदर का वो बादशाह किसी खौफनाक तूफान की तरह उस लाउंज की तरफ दौड़ पड़ा था। कमरे के अंदर विराट पल्लवी का हाथ पकड़ उसे घसीटने ही वाला था। तभी धड़ाम, कमरे के उस भारी महोगनी की लकड़ी के बने दरवाजे पर बाहर से किसी ने भयानक और जोरदार लात मारी कि पूरा कमरा हिल गया। दरवाजे का लॉक टूटकर हवा में उड़ गया, और वो भारी दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सीधा दीवार से जा टकराया। दरवाजे की चौखट पर उड़ी हुई धूल और धुएं के बीच एक साया खड़ा था। ये नक्श शाह था। नक्श ने अपना कोट उतार कर फेंक दिया। उसकी शर्ट की बाहें ऊपर मुड़ी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, और उसकी आंखों में आज इंसानियत का कोई कदरा नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ साक्षात यमराज का खौफ नाच रहा था। विराट राठी की सांसें गले में अटक गई। वो एक कदम पीछे हट गया। तभी पल्लवी ने चिल्लाकर कहा, नक्श। पल्लवी की आंखों में आंसू का एक झरना बह निकला। उसने अपने उस प्यार को देखा जिसके लिए वो तड़प रही थी। नक्श की नजर सबसे पहले पल्लवी पर पड़ी। उसने देखा कि पल्लवी सोफे पर गिरी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। नक्श की नजर विराट राठी के उस हाथ पर गई जो अभी अभी पल्लवी को छूने की कोशिश कर रहा था। नक्श ने भारी आवाज में कहा, तूने तूने मेरी दुनिया को हाथ लगाया। नक्श की आवाज इतनी भारी थी, रूह कपा देने वाली थी कि कमरे का तापमान अचानक माइनस में चला गया। तभी विराट ने अपने अंदर के डर को छुपाकर अपनी वो झूठी अकड़ दिखाने की कोशिश करके कहा, ए ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइवेट कमरे में घुसने की? तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हैदराबाद का सबसे बड़ा। लेकिन विराट अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। नक्श अपनी जगह से गायब हुआ, और पलक झपकते ही वो एक भूखे शेर की तरह विराट राठी के बिल्कुल सामने आ गया। नक्श ने कोई बात नहीं की। उसने सीधा अपना हाथ हवा में उठाया और विराट राठी के गले में अपनी लोहे जैसी मजबूत मुट्ठी से इतनी बेदर्दी से जकड़ लिया कि विराट की
पैर जमीन से उठ गए। तभी विराट ने बोलने की कोशिश करके कहा, छोड़। विराट का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी आंखें बाहर आने लगी। लेकिन तभी नक्श ने बिना उसकी बात सुने विराट को हवा में ही उठाकर कमरे की उस कांच की दीवार पर इतनी खौफनाक तरीके से मारा कि शीशे में दरार पड़ गई। नक्श ने अपने दांत पीसकर एक एक शब्द को जहर की तरह उगल कर कहा, तूने मेरी डायरी चुराई, तूने मेरे लिखे हुए लफ्जों में मेरी पल्लवी के दिमाग में ऐसा खेल खेला, तूने उसे मुझसे दूर किया। ये कहते हुए नक्श ने विराट को जमीन पर पटका। विराट खांसते हुए उठा और अपने पास रखा एक भारी कांच का वास उठाकर नक्श के सिर पर मारने की कोशिश की। लेकिन नक्श जो सड़कों पर लड़कर मौत से भिड़कर बड़ा हुआ था, उसके लिए विराट लाठी जैसा अमीर रईस ज्यादा एक कीड़े के बराबर था। नक्श ने विराट के उस हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। क्रैक, तभी एक भयानक आवाज गूंजी। नक्श ने विराट के हाथ की हड्डी को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। विराट के मुंह में से एक सुअर की तरह चीख निकली। नक्श यही नहीं रुका। उसके अंदर पल्लवी की जुड़ाई हुई वो तड़प, वो फुटपाथों पर रोना, दर दर की ठोकरें खाना, सब कुछ एक खोलते हुए लावे की तरह फट रहा था। नक्श ने विराट की छाती पर एक जोरदार लात मारी। विराट उड़कर पीछे खड़े उस महंगे सोफे पर जा गिरा। नक्श उसके ऊपर चढ़ गया। उसने विराट के चेहरे पर अपने मुक्कों की ऐसी बरसात कर दी जो किसी मशीन गन की तरह चल रही थी। नक्श ने चिल्लाकर कहा, ये मौका उस दिन के लिए जब तूने उसे बारिश की खुशबू का धोखा दिया। ये मौका उस दिन के लिए जब तूने उसे भुट्टे का कचरा कहा। और ये मौका तेरी इस गंदी और नीच सोच के लिए। ये कहकर वो उसे लगातार पीटता जा रहा था। विराट का वो खूबसूरत और घमंडी चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। उसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी, उसके होठ फट गए थे। वो हैदराबाद का भगवान आज एक भिखारी की तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर नक्श के सामने मौत की भीख मांग रहा था। उसने सिसक कर कहा, मुझे मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझसे मुझे मत मारो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। विराट खून थूक कर गड़गड़ाने लगा था। लेकिन तभी नक्श ने अपनी पैंट के पीछे से वो 9mm की कस्टमाइज पिस्तौल निकाली। विराट के माथे के बिल्कुल बीचों बीच सटा दी। पिस्तौल का सेफ्टी कैच खोलने की क्लिक की आवाज के साथ कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से पल्लवी भागती हुई आई। उसने नक्श को रोक कर कहा, नक्श नहीं। ये कहकर नक्श ने उसके हाथ को पकड़ लिया और वो पिस्तौल थी। उसने नक्श की आंखों में देखकर प्यार से कहा, इसे मत मारो नक्श, तुम्हारे हाथों पर इस कीड़े का खून नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। नक्श का वो खूंखार और हैवानियत से भरा चेहरा जैसे ही पल्लवी की आवाज उसके कानों में पड़ी, एक सेकंड में मोम की तरह पिघल गया। उसने पिस्तौल नीचे कर ली। नक्श ने बहुत ही डरते डरते कांपते हुए नजरों से पल्लवी को देखा। उसे लगा कि शायद पल्लवी अभी भी उस देविका वाले खौफ में है और उसे रोक रही है। लेकिन पल्लवी की आंखों में अब वो अजीबपन नहीं था। वहां वो देविका कपूर नहीं थी, वहां वो कोरी नजरें नहीं थी। पल्लवी की आंखों में वो बेइंतहा प्यार, वो मासूमियत और पुरानी तड़प साफ झलक रही थी, जिसके लिए नक्श दिन रात तड़पा था। पल्लवी के हाथ में वो पुरानी डायरी थी। नक्श धीरे धीरे बोला, पल्लवी। नक्श के होठ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी पल्लवी ने वो डायरी नीचे गिरा दी। वो भागकर नक्श के सीने से ऐसे लिपट गई जैसे कोई बिछड़ा हुआ परिंदा अपने घोंसले में लौट आया हो। पल्लवी बिखर बिलख कर नक्श के कॉलर को मुट्ठियों में कस कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दो मेरे नक्श, मुझे माफ कर दो मेरी जान। मैं भूल गई थी नक्श, इस चोट ने मेरी दुनिया छीन ली थी। मैंने तुम्हें धक्के मारे, मैंने तुम्हें रुलाया, मैं कितनी अंधी हो गई थी नक्श। मुझे सब याद आ गया है मेरे प्यार। वो बारिश, वो भुट्टा, वो लाइब्रेरी, मुझे नक्श, मेरा नक्श याद आ गया है। उसकी बात सुनकर नक्श के शरीर में एक एक कतरा सुन पड़ गया। नक्श के गले में एक ऐसी सिसकी निकली जिसने पिछले 3 महीने के हर एक दर्द को ढो डाला। उसने सिसक कर कहा, पल्लवी। नक्श ने पिस्तौल वहीं जमीन पर फेंक दी। पल्लवी को अपनी बाहों में ऐसे कसकर जकड़ लिया जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो पल्लवी फिर से गायब हो जाएगी। नक्श फूट फूट कर रो रहा था। वो शाह एम्पायर का खूंखार बादशाह आज बच्चे की तरह अपनी रानी के कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, तुम वापस आ गई पल्लवी, तुम वापस आ गई। तेरी याददाश्त, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो जीते जी मर गया था पल्लवी।
नक्श पल्लवी के माथे को, उसके गाल को और उसके बालों को पागलों की तरह चूम रहा था। तभी पल्लवी ने नक्श के आंसू को चूम कर कहा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी नक्श, कभी नहीं। वहां जमीन पर पड़ा खून से लथपथ विराट राठी ये सब देख रहा था। उसका सारा खेल, सारा इल्यूजन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तभी कमरे के अंदर काशीनाथ जी और शाह एम्पायर के कमांडोज घुस गए। काशीनाथ जी ने नक्श और पल्लवी को एक साथ देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ कर कहा, बाबा। वहीं नक्श ने पल्लवी को सीने से लगाए रखा और विराट राठी की तरफ अपनी ओर सर्द और खौफनाक नजरें घुमाई। नक्श ने एक खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, इस कीड़े को उठाइए काशीनाथ जी, इसे मारना नहीं। इसे राठी एम्पायर में हर एक ईंट को बिकवा दीजिए। इसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर दीजिए और इसे उठाकर शाह मैंसन्स के उस अंडरग्राउंड सेल में फेंकवा दीजिए जहां ये जिंदगी भर रोशनी की एक किरण के लिए तरसेगा। आज से हैदराबाद में राठी नाम का कोई वजूद नहीं होगा। काशीनाथ जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी बाबा। ये कहते हुए उसने अपने कमांडोज को इशारा किया और उनके कमांडोज ने तुरंत विराट राठी को जानवरों की तरह घसीट लिया। विराट राठी चीखता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत अब हमेशा के लिए उस अंधेरे नर्क में दफन हो चुकी थी। विराट का काम तमाम हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी एक बहुत बड़ा और खौफनाक सच उस कपूर मैंशन में नक्श और पल्लवी का इंतजार कर रहा था। नक्श पल्लवी का हाथ कसकर थामे हुए सीधा बंजारा हिल के उस आलीशान कपूर मैंशन में पहुंचा। जैसे ही नक्श ने पल्लवी के साथ मैंशन में कदम रखा, दर्शन कपूर और रक्षी हॉल में खड़े थे। उन्हें विराट की हार और स्टेडियम के ड्रामे की खबर मिल चुकी थी। दर्शन कपूर ने जैसे ही अपने ड्राइवर को अपनी बेटी देविका का हाथ पकड़कर मैंशन में घुसते हुए देखा तो उसका खून खोल उठा। दर्शन कपूर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? गार्ड्स, इस सड़क छाप को बाहर फेंको। उनका ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स आगे बढ़ने ही वाले थे। नक्श ने अपनी जेब से वो 9mm की पिस्टल निकाली और हवा में तान दी। उसने दहाड़ कर कहा, अपनी जगह पर रुक जाओ, वरना इस मेंशन की दीवारों को खून से लाल कर दूंगा। नक्श की उदहाड़ सुनकर गार्ड्स वहीं जम गए। इसके बाद नक्श ने दर्शन कपूर की आंखों में देखकर कहा, मिस्टर दर्शन कपूर, ये लड़के जिसे आप अपनी बेटी देविका कह रहे हैं, यह आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी पल्लवी है। आपने किसी के हमशक्ल होने का फायदा उठाकर अपनी जायदाद और अपनी खोई हुई बेटे की जगह भरने के लिए इसे एक मोहरा बनाया। मैं अपने पल्लवी को यहां से लेकर जा रहा हूं। तब पल्लवी ने रोकर कहा, नहीं पापा, मुझे सब याद आ गया है। मैं देविका नहीं हूं, मैं पल्लवी हूं। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे सड़क से उठाया था जब मैं सड़क से खिड़की से गिरी थी। आपने मुझे एक झूठी कहानी सुनाई। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं पल्लवी की यह बातें सुनकर रक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दर्शन कपूर के चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई चालाकी, कोई डर नहीं था, बल्कि दर्शन कपूर की आंखें छलक पड़ी। वो एक बेबस पिता की तरह वहीं सोफे पर धड़ाम से बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। दर्शन कपूर ने अपने आंसुओं को पोंछकर एक ऐसी रोंदी हुई आवाज में कहा, तुम गलत समझ रहे हो नक्श। मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूं। मैंने किसी की हमशक्ल का फायदा नहीं उठाया। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि जिसने नक्श और पल्लवी दोनों को हैरान कर दिया। लेकिन फिर नक्श ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलिए अब। तभी दर्शन ने सफाई देने की कोशिश करके कहा, मैं सच कह रहा हूं। दर्शन कपूर ने अपने जेब से चाबियां निकाली और पास रखी एक बहुत ही भारी तिजोरी को खोला। उन्होंने तिजोरी के अंदर से एक पुरानी सी फाइल, एक सील बंद लिफाफा निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे। दर्शन कपूर ने वो लिफाफा पल्लवी की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हिचकियां लेकर कहा, पल्लवी, या देविका, तुम जो भी हो, जब तुम 3 महीने पहले मुझे उस खदान के पास लहूलुहान मिली थी, उस अधेड़ उम्र के कपल ने तुम्हें वहां फेंक दिया था क्योंकि वो डर गए थे। तो मैं भी हैरान था कि मेरी खोई हुई देविका अचानक वापस कैसे आ गई। मुझे लगा कि ये शायद भगवान ने चमत्कार किया है। वही नक्श और पल्लवी खामोशी से सुन रहे थे। तभी दर्शन कपूर ने रोकर कहा, लेकिन मुझे शक हुआ, 15 साल बाद कोई बिल्कुल हूबहू मेरी देविका जैसी दिख सकती है, इसलिए मैंने उसी रात, तुम जब कोमा में थी, तुम्हारा और अपना डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट? ये सुनकर नक्श के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। तभी दर्शन कपूर ने लिफाफा खोला और एक ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट पल्लवी के हाथों को अंदर थमा कर कहा, ये रही वो रिपोर्ट।
पूरी दुनिया की कोई भी शक्ल झूठ बोल सकती है नक्श, लेकिन इंसान का खून और उसका डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। तभी पल्लवी ने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट के सबसे नीचे पन्ने पर बहुत ही बड़े और साफ अक्षरों में लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पैटर्निटी 99.99%, रिजल्ट पॉजिटिव। द सब्जेक्ट इज द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ मिस्टर दर्शन कपूर। यह पढ़ते ही पल्लवी के हाथों से वो डीएनए रिपोर्ट छूटकर जमीन पर गिर गई। पूरे कपूर मैंशन में ऐसा खौफनाक और सुन कर देने वाला सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने वहां से हवा को खींच लिया हो। नक्श अपनी फटी हुई आंखों से कभी उस रिपोर्ट को देख रहा था तो कभी पल्लवी के उस सुन हो चुके चेहरे को। नक्श ने हलाकर कहा, पॉजिटिव? इसका मतलब पल्लवी सच में देविका कपूर है। तभी दर्शन कपूर ने फर्श पर बैठकर रोते हुए कहा, हाँ, तुम मेरा ही खून हो देविका। 15 साल पहले जब तुम उस मेले में खो गई थी तो मैंने पूरी दुनिया छान मारी थी। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ चली गई और किसने तुम्हें पाला। जब तुम मुझे उस रात मिली तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया वापस आ गई। मैंने तुम्हारी याददाश्त पर तुम्हें कोई झूठी कहानी नहीं सुनाई थी। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा सच बताया था। वहीं पल्लवी का दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। वो एक गांव में पली बड़ी। उसे हमेशा से यही लगता कि वो एक गरीब अनाथ लड़की है। तभी पल्लवी की आवाज एक बहुत ही डरावनी और कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। एक ऐसे सवाल को जन्म दिया जिसने नक्श के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी आंखों को बड़ा करके कहा, अगर अगर मैं आपकी बेटी देविका कपूर हूं तो फिर उस गांव में मेरी वो माँ कौन थी? पल्लवी के आंसुओं की जगह अब एक खौफनाक सदमे ने ले ली। पल्लवी पागलों की तरह अपने बाल पकड़कर चीख कर बोली, वो औरत जिसने मुझे बचपन से पाला, जिसने मुझे सूखी रोटियां खिलाई, जिसने मेरी लिए दुनिया के ताने सहे और मुझे पालने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करती थी, उसने मेरे लिए कभी अपनी बीमारी की दवाई नहीं ली क्योंकि वो मेरे पैसे काम आते थे। वो मुझे इतना पोर करती थी। क्या उसने मुझे किडनैप किया था? क्या वो कोई क्रिमिनल थी? या मेरी जिंदगी का कोई ऐसा राज है जो आज भी उस गांव की मिट्टी में दफन है? इस सच्चाई में पल्लवी पुराने और मासूम सी जिंदगी की धज्जियां उड़ा दी थी। जिस औरत को पल्लवी भगवान मानती थी वो असल में उसकी मां नहीं थी। तभी नक्श ने सोचा, अगर पल्लवी देवी का है तो उस गांव की औरत वो कौन थी? वो 1.5 उम्र का कपल पल्लवी को उस रात उसी खदान के पास क्यों फेंक कर गया? नक्श का वो खूंखार और शातिर दिमाग अब एक नए और सबसे खौफनाक सस्पेंस की तरफ मुड़ चुका था। विराट राठे का चैप्टर तो खत्म हो गया था, लेकिन पल्लवी की जिंदगी का ये नया और असली सच बाहर आया था। वो किसी भी साइकोपैथ से करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक था। नक्श ने पल्लवी को अपने सीने से लगा लिया और दर्शन कपूर की आंखों में देखकर एक कसम खाकर कहा, मैं इस सच तक जरूर जाऊंगा। नक्श ने डीएनए रिपोर्ट को अपने जूतों की नीचे कुचल कर आगे कहा, पल्लवी के अतीत का वो गांव, वो औरत और वो 1.5 उम्र का कपल जो आज भी इस हैदराबाद की खदानों से लेकर उस गांव की मिट्टी तक छुपा है, मैं उसे बाहर निकालूंगा। और अगर किसी ने मेरी पल्लवी की बचपन की जिंदगी से कोई गंदा खेल खेला होगा तो मैं उसे जमीन से पताल से भी खींच कर मारूंगा। नक्श शाह ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने शाह एम्पायर के अपने काफिले को पीछे छोड़ा और खुद एक मजबूत एसयूवी ड्राइव करके पल्लवी को लेकर उस रहस्यमयी गांव की तरफ निकल पड़ा जहां पल्लवी का बचपन बीता था। हैदराबाद से कई 100 किलोमीटर दूर वो गांव किसी गुमनाम नक्शे पर बसा था। रास्ते भर कार में एक भारी सन्नाटा पसरा था। पल्लवी ने अपने दोनों हाथों से उस डीएनए रिपोर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पल्लवी ने कांपती हुई आवाज में खामोशी को तोड़कर कहा, नक्श, अगर ये रिपोर्ट सच है तो मेरी माँ, सुमित्रा माँ, उन्होंने मुझे किडनैप किया था। क्या उन्होंने मुझे मेरे असली माँ बाप से दूर किया? उसकी ये बात सुनकर नक्श ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरे हाथ से पल्लवी का ठंडा पड़ चुका हाथ कसकर थाम लिया। नक्श ने बहुत ही संजीदा और सुलझी हुई आवाज में कहा, मैं किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस औरत की आंखों में देखना चाहता हूं पल्लवी। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी सादगी, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी रूह की वो पागजगी बताती है कि जिस औरत ने तुम्हें पाला है वो कोई मुजरिम नहीं हो सकती। हम सच जान कर रहेंगे। कुछ घंटों के बाद और लंबे थका देने वाले सफर के बाद उनकी गाड़ी धूल भरे पिछड़े और खस्ता हाल
गांव की सीमा में दाखिल हुई। गांव की सड़कें कच्ची थी। चारों तरफ मिट्टी के घर और खेतों का सन्नाटा पसरा हुआ था।